नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं धर्मवीर भारती की कालजयी उपन्यास कथा गुनाहों के देवता का भाग चौथा। लेकिन हाँ, एक बात थी, जितना स्नेह और स्नेह भरी फटकारे और स्वास्थ्य के प्रति चिंता उसे अपने पापा से मिलती थी, वह बड़े ही निस्वार्थ भाव से चंदर को दे डालती थी। खाने पीने की जितनी परवाह उसके पापा उसकी रखते थे, न खाने या कम खाने पर उसे जितना दुलार फटकार लगाते थे उतना ही ख्याल वह चंदर का रखती थी। और स्वास्थ्य के लिए जितने उपदेश उसे पापा से मिलते थे उसे और भी स्नेह में पाकर वह चंदर को दे डालती थी। चंदर कै बजे खाना खाता है, यहाँ से जाकर घर पर कितनी देर पढ़ता है, रात को सोते वक्त दूध पीता है या नहीं, इन सब का लेखा जोखा उसे सुधा को देना पड़ता। और जब कभी उसके खाने पीने में कोई कमी रह जाती तो उसे सुधा की डांट खानी पड़ती थी। पापा के लिए सुधा अभी बच्ची थी और स्वास्थ्य के मामले में सुधा के लिए चंदर अभी बच्चा था। और कभी कभी तो सुधा के स्वास्थ्य की चिंता इतनी ज्यादा हो जाती कि चंदर बेचारा, जो खुद हट्टा कट्टा और तंदुरुस्त था, घबरा उठता था। एक बार तो सुधा ने कमाल कर दिया, उसकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने उसे लड़कियों का एक टॉनिक पीने के लिए बताया। इम्तिहान में जब चंदर कुछ दुबला हो गया तो सुधा अपनी बची हुई दवा ले आई और लगी चंदर से जिद करने की पियो इसे। जब चंदर ने किसी अखबार में उसका विज्ञापन दिखाकर कहा कि वह लड़कियों के लिए, तब कहीं जाकर उसकी जान बची। इसलिए आज जब सुधा चाय के लिए कहा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि जब कभी सुधा चाय बनाती थी तो प्याले के मुंह तक दूध भरकर उसमें 2-3 चम्मच चाय का पानी डाल देती थी। अगर इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाय की मांग की तो उसे खाली दूध पीना पड़ता था। और चाय के साथ फल, मेवा और खुदा जाने क्या क्या। और उसके बाद सुधा का इसरार, ना खाने पे सुधा का गुस्सा, और उसके बाद उनकी लंबी चौड़ी मुनहार, इन सब से चंदर बहुत घबराता था। लेकिन जब सुधा उसे स्टडी रूम में बिठाकर चाय बनाने आई तो उसे मजबूर होना पड़ा। और बैठे बैठे निहायत बेबसी से उसने देखा कि सुधा ने प्याले में दूध डाला और उसके बाद थोड़ी सी चाय डाली, उसके बाद अपने प्याले में चाय डालकर 2 चम्मच दूध डाल और ये ठाट से पीने लगी। और बेतकल्लुफी से दूधिया चाय का प्याला चंदर के सामने खिसकाकर बोली, पीजिए, नाश्ता आ रहा है। चंदर ने प्याले को अपने सामने रखा और उसे चारों तरफ घुमाकर देखने लगा, किस तरफ से उसे चाय का एक अंश मिल जाए। जब सभी ओर से प्याले में क्षीर सागर नजर आया तो उसने हाथ मारकर प्याला रख दिया। क्यों पीते क्यों नहीं? सुधा ने अपना प्याला रखकर बोला। पिए क्या, कहीं चाय भी हो तब ना। तो क्या खाली चाय पीजिएगा? दिमागी काम करने वालों को ऐसी ही चाय पीनी चाहिए। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं चाय छोड़ूं या फिर रिसर्च। ना मुझे ऐसी चाय पसंद, न ऐसा दिमागी काम। लो, आपको विश्वास नहीं होता? मेरी क्लास फेलो है गेसु काजमी, सबसे तेज लड़की। उसकी अम्मी उसे दूध में चाय उबाल कर देती हैं। क्या नाम है तुम्हारी सखी का? गेसु, बड़ा अच्छा नाम है। और क्या, मेरी सबसे घनिष्ठ मित्र है और उतनी ही अच्छी है जितना अच्छा नाम। जरूर जरूर, मुंह बिचकाते हुए चंदर ने कहा। और उतनी ही काली होगी जितने काले गेसु। तक शर्म नहीं आती किसी लड़की के बारे में ऐसा कहते हुए? और हमारे दोस्तों की बड़ाई करती हो तब क्या, वो सब तो है ही बुरे। अच्छा तो नाश्ता लाओ, पहले फल खाओ। और वह प्लेट में छील छील कर संतरा रखने लगी। इतने में ज्यों ही वह झुककर गिरे हुए संतरे को नीचे से उठाने लगी कि चंदर ने झट से उसका प्याला अपने सामने रख दिया और अपना प्याला उसके उधर शांत चित्त से पीने लगा। संतरे की फाके उसकी ओर बढ़ाते हुए ज्यों ही उसने एक घूंट चाय ली, वह चौंक कर बोली, अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं, हमने उसमें दूध डाल दिया। तुम्हें भी तो दिमागी काम करनी होगी ना। चंदर ने ठाठ से चाय पीते हुए कहा। सुधा कुड़ गई, कुछ बोली नहीं।
चाय खत्म करके चंदन ने घड़ी देखी। अच्छा लाओ, क्या टाइप कराना है? बहुत देर हो रही है। बस यहाँ तो 1 मिनट बैठना बुरा लगता है आपको। हम कहते हैं नाश्ते और खाने के वक्त आदमी को जल्दी नहीं करनी चाहिए। बैठिए ना। अरे तो तुम्हें कॉलेज की तैयारी नहीं करनी है? करनी क्यों नहीं है? आज तो गेसू को मोटर पे लेते हुए जाना है। तुम्हारी गेसू और कभी मोटर ऊपर चढ़ी है? जी, वो साबिर हुसैन काजमी की बेटी है। उसके यहाँ 2-2 मोटरें हैं और रोज तो उसके यहाँ दावतें होती हैं। अच्छा, हमारी तो दावत कभी नहीं की। आहा, गेसू के यहाँ दावत खाएंगे इसी मुंह से। जनाब, उसकी शादी भी तय हो गई है। अगले झाड़ू तक शायद हो भी जाए। छी, बड़ी खराब लड़की हो। कहाँ रहता है ध्यान तुम्हारा? सुधा ने मजाक में पराजित कर विजय भरी मुस्कान से बोला। चंदन ने झेप कर निगाह नीची कर ली तो सुधा पास आकर चंदन का कंधा पकड़कर बोली, अरे उदास क्यों हो गए भैया? तुम्हारा भी ब्याह तय कराएंगे, घबराते क्यों हो? एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब उठाकर बोली, लो इस मुटकी से करोगे ब्याह? लो बातचीत कर लो, तब तक मैं निबंध ले आऊं टाइप कराने वाला। चंदन ने खिसियाकर बड़ी जोर से सुधा का हाथ दबाया। हाय रे, सुधा ने हाथ छुड़ाकर मुंह बनाते हुए कहा, लो बाबा, हम तो जा रहे हैं, काहे बिगड़ रहे हैं आप? और वह चली गई। डॉक्टर साहब का निबंध ले आई और बोली, लो यह निबंध की पांडुलिपि है। उसके बाद चंदन की ओर बड़े दुलार से देखते हुए बोली, शाम को आओगे ना? अच्छा, हम परेशान नहीं करेंगे, तुम चुपचाप पढ़ना। जब रात को पापा आ जाए तो निबंध देख के चले जाना। नहीं, आज शाम मेरी दावत है ठाकुर साहब के यहाँ, तो उसके बाद आ जाना। और देखो अब फरवरी आ गई है, मास्टर ढूंढ दो हमें। नहीं, ये सब छोटी बातें हैं, हम कल सुबह आएंगे। अच्छा, तो सुबह जल्दी आना और देखो मास्टर लाना मत भूलना। ड्राइवर तुम्हें मुखर्जी रोड पहुंचा देगा। वह कार में बैठ गया और कार स्टार्ट हो गया। सुधा ने पुकारा। वह फिर उतरा और सुधा बोली, लो यह लिफाफा तो भूल ही गए, पापा ने लिख के दिया है, उसे दे देना। अच्छा, कहकर फिर चंदन चला। फिर सुधा ने पुकारा, सुनो, एक बार में ही सब कुछ क्यों नहीं कर देती? चंदन ने झल्लाकर कहा, अरे बड़ी गंभीर बात है। देखो, वहाँ कुछ ऐसी वैसी बात मत कहना लड़की से, वरना उसके यहाँ 2 बड़े बड़े बुलडॉग हैं। कहकर उसने गला फुलाकर आँख फैलाकर ऐसी बुलडॉग की भंगिमा बनाई कि चंदन हंस पड़ा। सुधा भी हंस पड़ी। ऐसी थी सुधा, ऐसा था चंदन।